अपनी ही बेटी से चोट मिलने के बाद जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर एक पोस्टर के जरिए हमला बोला। नीरज कुमार ने पोस्टर में लालू को धृतराष्ट्र तो राबड़ी देवी को गांधारी के रूप में दिखाया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू यादव परिवार पर तंज कसने वाला यह पोस्टर पटना के बेली रोड पर लगवाया। राजधानी पटना में बड़ा जो पोस्टर है वो महाभारत के तर्ज पर लगाया गया है। इस पोस्टर को महाबिहार का नाम दिया गया। राजनीति के धृतराष्ट्र कौन, ये बिहार की जनता जानती है। पुत्र मोह गांधारी राजनीति के आंख पर पट्टी है, पूछ रहे हैं, बीमार हैं, चल नहीं पाते हैं। इधर पोस्टर के जरिए नीरज कुमार ने आरजेडी के सांसद संजय यादव पर भी तंज कसा। संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? तो संजय बोल रहे हैं, महाराज हमको तो हरियाणा का वाला मॉल दिख रहा है। पोस्टर सुर्खियों में छाया तो आरजेडी ने भी पलटवार किया। जनता पोस्टर नहीं देखना चाहती है, वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि बिहार को रसातल में पहुंचाने में किसकी भूमिका रही है। बिहार में प्रचंड जनादेश की सुनामी से पूरा विपक्षी खेमा धराशायी हो गया। इससे पहले बिहार में आरजेडी की बुरी हार के बाद टिकट न मिलने पर कुर्ता फाड़कर राबड़ी देवी के आवास के बाहर चीख चीख कर रोने वाले आरजेडी के नेता मदन प्रसाद का वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है। सरकार नहीं बनेगा इसका कि 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से। गंभीर आरोप लगाते हुए अचानक जमीन पर गिरकर आरजेडी नेता जब जमीन पर चीखने लगे तो वहां खलबली मच गई। अरे 2 दिन से खाना नहीं खाए। फूट फूट कर रोते हुए मदन शाह ने आरजेडी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो। टिकट कटने से मदन प्रसाद सदमे में आ गए थे और तभी उन्होंने आरजेडी की हार की बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। सरकार नहीं बनेगा इसका कि 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से। 19 अक्टूबर को मदन प्रसाद ने रोते रोते जो बात कही थी अब वो सच हो गया। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को शायद मदन प्रसाद का श्राप लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर बिहार चुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि यदि वो आज बिहार की जनता से मिले बिना सूरत छोड़ देते तो सफर अधूरा रह जाता। पीएम ने बताया कि बिहार की जनता ने उन्हें भर भर के प्यार दिया है। एनडीए गठबंधन जो विजयी हुआ है और महागठबंधन जो पराजित हुआ है, उन दोनों के बीच में 10% जितने वोट का फर्क है। 10%। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर से एमवाई समीकरण का जिक्र किया। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला, युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है। दोस्तों, पीएम ने बिहार की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने सांप्रदायिकता के जहर को ठुकरा दिया। चुनावों के दौरान बिहार की सियासत में खूब पोस्टरबाजी हुई। पार्टियों ने पोस्टर लगाकर एक दूसरे की खूब लानत मलामत की, लेकिन ये पोस्टर वार चुनाव के बाद भी थम नहीं रहा है। इस पोस्टर को जेडीयू ने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है, जिसमें नीतीश और मोदी को एक साथ दिखाया गया। पोस्टर के नीचे भोजपुरी भाषा में मोदी और नीतीश की जोड़ी को हिट बताया गया है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के कामों पर विश्वास करके बिहार में इतना बड़ा प्रचंड जीत मिला है। जो एमआई समीकरण कहते थे विरोधी दल के लोग, आज यहाँ पे महिला और युवा, एमआई इधर भी है, तो महिला युवाओं की प्राथमिकता सरकार की रहेगी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सहयोगी दल भी नीतीश मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। इतना बड़ा मैंडेट मिला है उन्हीं की कृपा से और नीतीश कुमार जी की कृपा से, दोनों के काम से मिला है। ये बिहार के लिए अच्छा दिन आया है। 5 साल में बिहार का दशा दिशा दोनों बदल जाएगा। बिहार की आवाम ने जिस तरह का जनादेश दिया है उससे बीजेपी जोश से लबरेज है। यही वजह है कि पार्टी हर जगह पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी को सराह रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर कोई एक्स फैक्टर बनकर उभरा है तो वो चिराग पासवान है। चिराग आज सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर वो कल पहुंचे।
नीतीश ने भी चिराग का दिल खोलकर स्वागत किया है, शॉल ओढ़ाया और प्रचंड जीत की बधाई दी। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए चिराग ने आरोप लगाया कि आरजेडी नेताओं ने जेडीयू और एलपीजेआर में दरार पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने खास तौर पर ये नैरेटिव सेट करना शुरू किया कि 2020 में चिराग पासवान ने खेल किया था जदयू के साथ और 2025 में ये खेल जदयू ने कर दिया चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान ने यह भी दावा किया कि आरजेडी को उसका अहंकार ही ले डूबा, लेकिन नतीजों के साथ चिराग ने साबित कर दिया कि बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा करके एकदम सही दांव खेला था। तमाम दावों और चैलेंज के बाद भी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब हार के बाद जेडीयू को 25 सीटें जीतने का चैलेंज देने वाले प्रशांत किशोर से सवाल पूछे जा रहे हैं। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि जेडीयू अगर 25 सीटें भी जीत गई तो वो राजनीति छोड़ देगी। नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। 25 तो क्या, नीतीश कुमार की जेडीयू अब प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी से 3 गुना से भी ज्यादा सीटें जीत गई। जेडीयू की बम्पर जीत के बाद जनसुराज को जवाब देते नहीं बन रहा। आप वो तिथि याद कीजिए जब प्रशांत जी ने कहा था कि 25 सीटें नहीं आएंगी तो छोड़ देंगे। उसके बाद तो जब पूरा चुनाव प्रभावित होगा तो वो 25 सीटें बढ़ेंगी। नीतीश सरकार की मुफ्त योजनाओं की वजह से जेडीयू की सीटें ज्यादा बढ़ने की दलील देने वाले जनसुराज के अध्यक्ष अब पत्रकारों के सवाल प्रशांत के पाले में डाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मच गया है। नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने प्रदेश प्रभारी पर ही सवाल उठा दिए। पहला चुनाव मैं अपने जिंदगी में देखा जिसमें लगता था कि कोई कांग्रेस कर्मी इस पूरे इलेक्शन में शामिल ही नहीं है। लोकल लेवल प्रभारी को जवाब देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए। प्रभारी ही तो नेतृत्व कर रहे थे यहाँ। अखिलेश सिंह ने टिकट बंटवारे पर भी सवाल उठाए और बताया कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे टूट गया। टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ियाँ हुई, जो देरी हुई और फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होता है जब गठबंधन बनता है। पिछले कुछ दशकों से बिहार राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा है। 2015 में पार्टी ने 27 सीटें जीती थी, वहीं 2010 में सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। सिर्फ पार्टी के बड़े नेता ही नहीं, पुराने नेता भी अब खुलकर असंतोष जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बिहार में 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों में पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद भी हैं, जिन्होंने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शकील अहमद टिकट बंटवारे से नाराज थे। कांग्रेस में आमतौर पर समीक्षा नहीं होती है, इसलिए कि आप सेंट्रलाइज जब हैं तो जो व्यक्ति किसी को अपॉइंट करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है। तो अगर समीक्षा होगी तो होगा कि इनको बहाल किसने किया, इनको अपॉइंट किसने किया। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार का भी मानना है कि चुनावों में संगठन काफी कमजोर रहा, जिसकी वजह से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इस संगठन की कमजोरी है। हम संगठन में जो कोई भी चुनाव हो, कोई भी काम हो, जब पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका एक संगठन है, संगठन पर हम निर्भर करते हैं। अगर संगठन कमजोर हो, काम नहीं कर सकता है, तब तो ये होना लाजमी है, तो होगा ही। बिहार में हुई करारी हार पर कांग्रेस नेता शशि थरूर और दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस के नेता संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कई नेता अभी इसे पार्टी की हार मानने को तैयार नहीं है। अजय माकन ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे कांग्रेस का अब तक का सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट बता दिया। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था, जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि एनडीए ने ये चुनाव धोखेबाजी से जीता है और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। बिहार चुनाव में इस बार कांग्रेस का वोट शेयर 8.71% रहा। 2020 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 9.6% था। हालांकि तब कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे।
वहीं चेन्नई में डीएमके के एक लीडर ने धारदार हथियार से बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। हमले का वीडियो शेयर कर बीजेपी नेता अन्नामलाई ने स्टालिन सरकार को घेरा। वीडियो में डीएमके लीडर बीजेपी के कार्यकर्ता पर ताबड़तोड़ वार करता दिख रहा है। सड़क के किनारे से खींचकर वो उस नेता पर वार करता रहा। दोनों के बीच की लड़ाई सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। हेलमेट के साथ आए डीएमके लीडर ने बीजेपी नेता को मारा तो जवाब में उसने भी अपना बचाव करने की कोशिश की। आरोप है कि डीएमके लीडर सरकारी जगह पर कब्जा करना चाहता था, जिसका विरोध करने पर उसने बीजेपी के कार्यकर्ता को मारा। हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ता के शरीर पर जख्म के गहरे निशान दिखे। पुलिस अब उस डीएमके नेता को ढूंढ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से ऐसी खबर आई जिसको देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस ने हाईवे पर साधु के चोले में लूटपाट करने वाले गैंग को धर दबोचा है। ये हाईवे पर दौड़ती कार के बीच अचानक आते हैं और जैसे ही कार रुकती है लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। नागा साधु का हुलिया बनाए इन चोरों को बीच हाईवे पर देखिए। कार के बोनट पर पैर रखकर ये चोर भस्म करने की धमकी देकर कार खुलवाते हैं और फिर सब कुछ लूट लेते हैं। दिल्ली के रहने वाले ये बदमाश पहले भी लूट की कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इस बार इनकी पोल खुल गई। डैशबोर्ड में नकली साधुओं के चेहरे कैद हो गए। फिर क्या था, पुलिस ने अभियान चलाया और नकली साधु बने इन 7 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई 2 सोने की अंगूठी, 5,000 रुपए नकद और एक कार भी जब्त की है। वहीं राजस्थान के बालोतरा से डरावनी तस्वीर सामने आई है, जहां एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। राहत की बात यह रही कि भीषण हादसे के बावजूद ड्राइवर सुरक्षित है। कार जैसे ही पुल के नीचे उतरी वैसे ही पलट गई। वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सड़क पर पड़ा ये बड़ा सा पत्थर दिखेगा, जो कि इस हादसे की बड़ी वजह बना। हादसे से पहले कार की स्पीड भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन कार के सामने अचानक पत्थर आया। पत्थर से टायर का बैलेंस बिगड़ा और कार पलट गई। लोगों ने दौड़कर पलटी हुई कार से किसी तरह ड्राइवर को बाहर निकाला। बीच सड़क ये पत्थर आखिर किसने रखा, यह भी जांच का विषय है। अगर आपके घर में बच्चे और आसपास जंगली पौधे हैं तो आपको बेहद ही सावधान रहने की आवश्यकता है। खबर श्रावस्ती से, जहां एक गलती ने 30 बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में लाइन से लगे बेड पर लेटे वो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने खेत में लगे जंगली पौधे के बीज मूंगफली समझकर खा लिए। इससे इनकी हालत बिगड़ गई। इनमें से अभी भी कई बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 10 बच्चों की हालत थोड़ा सा नाजुक है, उनको दवा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी बच्चे नॉर्मल हैं। जंगली बीज खाने वाले तमाम बच्चे अभी भी डॉक्टर्स की देखरेख में हैं और उनका इलाज हो रहा है। वहीं तबीयत में सुधार से परिजनों ने राहत की सांस ली। मामला श्रावस्ती के भिंगा कोतवाली इलाके का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।